नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वदेश पर एक बार फिर बातें सितारों की। जी हाँ, अक्सर हम फिल्में देखने जाते हैं और बड़े बड़े सितारों से सजी धजी फिल्मों में एक छोटा सा किरदार अपना असर इतना अधिक छोड़ता है कि हम ताउम्र उसे भूल नहीं पाते हैं। मसलन शोले फिल्म में एक हंगल का डायलॉग, जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? एक बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा, या फिर वीजू खोटे का सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। ऐसे जाने कितने ही किरदार हिंदी फिल्मों के पर्दे पर अपनी पहचान बना चुके हैं। और सच कहें तो ये हिंदी फिल्मों की जान है, क्योंकि इन चरित्र अभिनेताओं का होना फिल्म को गति देता है, हमें हंसाता है, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। ऐसे ही एक शानदार चरित्र अभिनेता है ब्रजेंद्र काला। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ब्रजेंद्र काला को, जिनसे आज हम आपको मिलवाएंगे। उत्तराखंड के गढ़वाल में जन्मे काला पर्दे पर जितने अच्छे दिखे हैं, उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है। हम बात कर रहे हैं ब्रजेंद्र काला की, जिन्होंने हर फिल्म में अपने किरदार से जान डाली है। वे हम देखें तो काला पर्दे पर जितने साधारण दिखते हैं, वह उतने ही असाधारण अभिनेता है और बड़े बड़े सितारों के बीच कई बार अपने दमदार अभिनय का परिचय दिया है। भला कौन भूल सकता है जब वी मेट के उस टैक्सी ड्राइवर को। सबसे अहम बात यह है कि वह एक बेहद विनम्र इंसान है। जी हाँ, आज हम बॉलीवुड के जाने माने ब्रजेंद्र काला से आपको मिलाएंगे, जिन्होंने गढ़वाल से मुंबई तक का सफर तय किया, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया। गुलाबो सिताबों में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया और खास बात यह है कि अमिताभ बच्चन ने शूटिंग के दौरान ही ब्रजेंद्र काला की एक्टिंग की तारीफ की। बता दें, ब्रजेंद्र काला बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं और उनकी फिल्मों की यदि बात करें तो उन्होंने हमेशा अपनी रियल एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाई। बता दें, हर किरदार में उन्होंने जान डाली और आज यही कारण है कि पूरा देश ब्रजेंद्र काला को जानता है। गुलाबो सिताबों में अमिताभ बच्चन तो रहे ही, लेकिन जब ब्रजेंद्र काला का नाम आया, या बात करें जब वी मेट की, पान सिंह तोमर में पत्रकार की भूमिका में वो दिखे हैं, हर किरदार में जान डाली है ब्रजेंद्र काला ने। बता दें, काफ़ी फिल्में उनकी रही, पान सिंह तोमर हो, जब वी मेट हो, जॉली एलएलबी हो, गुलाबो सिताबो हो, बहुत सी फिल्में उन्होंने की है। उनकी बात करें पहली फिल्म की, तो पहली फिल्म उनकी रही थी सुबह होने तक, और बात करें उसके बाद तो तुम लौट आओ, पहली फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने फिल्म की सुबह होने तक। तो ब्रजेंद्र काला ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत मुंबई से की है। उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले हैं ब्रजेंद्र काला। बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था, भाग भाग कर फिल्में देखते थे। कहा जाता है पहले अक्सर टीवियाँ नहीं होती थी घरों में, चौक चौराहों पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाती थी और ब्रजेंद्र काला को जब ये पता लगता था कि गुरुवार को ये फिल्म लगने वाली है, तो ब्रजेंद्र काला दौड़ते दौड़ते गुरुवार को वहाँ पहुँच जाते थे कि आज कौन सी फिल्म देखनी है। आपको बता दें, ब्रजेंद्र के परिवार से कोई भी फिल्मों नाटक में नहीं था, यानी कि उनके परिवार में माहौल ही नहीं था। फिर भी ब्रजेंद्र कैसे फिल्मों तक पहुंचे वो हम आपको बताएंगे। उनकी पूरा जीवन से हम आपको आज रूबरू करवाएंगे, उनसे सीधे आपको मिलाएंगे कि आखिर अब कैसा जीवन जीते हैं, आगे कौन सी फिल्मों में आने वाले हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग के जरिए ही अभी तक वे फिल्म इंडस्ट्री में बने हुए हैं। बता दें, जब वी मेट में ब्रजेंद्र काला ने टैक्सी ड्राइवर का किरदार निभाया था और उसके बाद हर कोई उन्हें जानता है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर में उन्हें गाना गाना था और ब्रजेंद्र काला ने कहा था कि रेडियो है, बस गाना गाते गाते सफ़र तय किया। और आपको बता दें, टैक्सी में शाहिद कपूर और करीना कपूर भी थे और वो सफ़र भी कट गया। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर ब्रजेंद्र काला के पास, जो आज ये बताएंगे कि कैसे गढ़वाल से मुंबई तक का सफर ब्रजेंद्र जी ने तय किया। ब्रजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझको याद किया ऐसे समय में जबकि सब अपने घरों में बिल्कुल एक कैदी याफ्ता जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, यही सबसे बड़ी सुखद स्थिति है कि सब एक दूसरे के लिए कामना करें कि वो कैसे भी करके ये समय निकाल लें। ब्रजेंद्र जी, बिल्कुल जी ब्रजेंद्र जी, जब भी एक्टिंग की बात आती है या ये कहें कि किरदार में जान डालने की बात आती है, तब ब्रजेंद्र जी का नाम आता है। चाहे बात करें हम जब वी मेट की, गुलाबो सिताबों की या फिर पान सिंह तोमर की, आपकी तमाम वो फिल्में हैं जिसने दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ी है। क्या कुछ कहेंगे आप, कैसे गढ़वाल से मुंबई तक का सफर आपने तय किया? मैं एक्चुअली में उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल सोमाड़ी गाँव है हमारा जी, वहाँ मेरा जन्म हुआ था और
मतलब वहाँ का रहने वाला हूँ। जन्म मेरा हुआ था मेरे ननिहाल में, न्योटियाल गाँव, जी। वो भी पौड़ी गढ़वाल में ही पड़ता है। और क्योंकि पापा जो थे वो वेटनरी कॉलेज मथुरा में पोस्टिंग थी उनकी, वो वहाँ काम करते थे। तो क्योंकि उनकी जॉब वहाँ थी, तो इसलिए हम लोग वहाँ से, सिर्फ मेरी पैदाइश गढ़वाल की है, अदरवाइज मैं हूँ पूरा पड्डा। मतलब मथुरा को बिलोंग करता हूँ पूरी तरह से। और वहीं मेरी एजुकेशन हुई, वहीं मैंने थिएटर किया, वहीं मैंने सबसे पहले आकाशवाणी मथुरा वृंदावन में बचपन से लेकर के, मतलब चाहे वो आपका बाल गोपाल प्रोग्राम हो, चाहे वो युवावाणी प्रोग्राम हो, और चाहे जो प्लेज होते हैं, जी। रेडियो प्ले, वो सब मैंने वही किया। तो मतलब ये एक मेरी शुरुआत रही वहां पर। उसके बाद फिर एक ग्रुप स्वास्थ्य रंग मंडल, जो कि वहाँ के बहुत दिग्गज कलाकार श्री आपके बिलम मिश्र जी, और जिनको मैं माँ बोलता हूँ, डॉक्टर अचला नगर, श्याम भाई जी। साहब, श्याम शर्मा जी, बहुत सारे लोग, उनका एक ग्रुप था स्वास्थ्य रंग मंडल। उसको मेरे परम मित्र जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, संदीपन विमलकांत नागर, वो और मैं और छोटे भाई के समान मेरा सिद्धार्थ नागर, हम लोगों ने इस ग्रुप को उस वक्त जी। वहां पे चलाया। और फिर धीरे जी। धीरे धीरे करके ये सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप, एक नन्हे कदम आगे बढ़ते चले गए। जी। रितिन जी, फिल्मों की यदि बात करें तो आपके परिवार की यदि बात करें तो परिवार में फिल्मों वाला, नाटक वाला कोई माहौल नहीं था। फिर इस और रुझान कैसे बढ़ा, और आपने जब ये घर पे बताया कि आपको नाटक में जाना है, फिल्म में जाना है, तब कैसी प्रतिक्रिया रही थी? देखो क्या है कि वो वक्त ऐसा था कि हर कोई चाहता था कि उनका बच्चा जो है कोई सरकारी नौकरी कर ले। जी। तो पापा मेरे वेटनरी कॉलेज में थे। वेटनरी कॉलेज में रहने के साथ साथ क्या था कि ये था कि हाँ, अगर जब तक वो रिटायर हो तो तब तक मेरी स्थिति ऐसी बन जाए, या तो मैं डंगल डॉक्टर बन जाऊं, उनकी एक ख्वाहिश थी, और या फिर ये है कि कोई मुझे ऐसी जॉब मिल जाए जिससे कि मुझे पेंशन मिले। वो एक हर माँ बाप की एक कल्पना होती है कि उनके रहते रहते उनका बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, और कम से कम ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो सुकून से इस दुनिया से जा सके। ये मतलब एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की एक सोच है, जो कि शुरू से बनी हुई थी। लेकिन मेरा क्या था कि कभी इस तरह का ख्याल नहीं आया कि मैं कोई जॉब करूं, क्या करूं। जी। मेरा ये था कि जैसी मेरी रुचि थिएटर में, नाटक में बढ़ने लगी, उसके अनुसार फिर मैं धीरे धीरे करके कोशिश करने लगा कि कैसे भी करके मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो रेपेटरी है उसमें चला जाऊं, क्योंकि वहाँ आपको पे मिलती थी, या श्री राम रेपेटरी ज्वाइन कर लूं जिसमें कि आपको पे मिलती थी, जिससे कि मैं घर वालों को समझा सकूं और ये सुकून दे सकूं उनको कि हाँ भाई, मैं भी एक तनख्वाह वाला काम करता हूँ, मुझको भी हर महीने तनख्वाह मिलती है। पर क्या है कि जो संयोग होता है वो बना रहा। जी। हम अपना थिएटर करते रहे रेगुलर, धीरे 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 करके, और मुझे खुद ही पता नहीं चला कि मैं कब इस तरफ आ गया, और कैसे करके मैं अपनी इस आज की तारीख में, जिसको हम बॉलीवुड बोलते हैं, उस समय हिंदी सिनेमा था, है ना, कब मेरे कदम इस ओर चले आए, ये जी। इस बात का ज्ञात हुआ ही नहीं उस समय। विजन जी, मुंबई पहुंचे कैसे? मुंबई पहुंचने के बाद फिल्मों तक पहुंचे, क्योंकि आप लिखते भी बहुत अच्छे हैं, डायलॉग्स आपके खूब पसंद किए गए अभिनेताओं द्वारा भी। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि आप जब जो भी थिएटर कलाकार होता है, उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। वो लिख भी लेता है, वो स्केच भी कर लेता है, वो अपने पोस्टर खुद दीवार पे टांग लेता है। तो ये जो हमको इस तरह की जो गतिविधि करने की जो आदत रही, वो थिएटर से रही। और क्योंकि राइटिंग में मतलब माँ अचला जी के पास रहता था शुरू शुरू में, तो उनसे मैंने राइटिंग की कला सीखी। वो जिस तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हुई हैं, निकाह, नागिन, जी। क्यों, तो उनके संरक्षण में जब मैं रहा वहाँ पे सेंटा क्रूज में, मैं और सिद्धार्थ उस वक्त साथ में रहते थे, और तब मैं उनको असिस्ट करता था। तो कई सारी फिल्मों में मैंने उनको असिस्ट किया। उस वक्त मैंने डायलॉग कैसे लिखते हैं, स्क्रीन प्ले क्या होता है, कथा पटकथा क्या होती है, ये सारी चीजें मेरे को उस वक्त ज्ञात हुई, और मैंने इन पे मैंने काम करना शुरू किया। जब मैं स्टेज कर रहा था तभी मैंने एक प्ले लिखा था, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, जो संदीपन ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, उसके बाद इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, जो कि जी। हरिशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ प्ले है, जी। उसको मैंने फुल लेंथ प्ले की तरह से डायरेक्ट किया था।
सर लिखने की यदि बात की तो आपने एक एपिसोड था स्टार बेस्ट सेलर का, भंवरे ने खिलाया फूल, वो आपने लिखा था और जी, जी, काफी जी। फेमस भी हुआ था। जी, उसको लिखने का बिल्कुल, विचार बिल्कुल, कैसे मन बिल्कुल। में आया? उसको लिखने का विचार ऐसा कुछ नहीं था। उसमें क्या था कि उस वक़्त हम सब लोग पे काम कर रहे थे, टेलीविज़न में काम कर रहे थे। मैक्सिमम क्योंकि सिनेमा दिखाई नहीं देता था, सिनेमा में काम करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो मैं तिग्मांशु धूलिया, इरफान खान, तो ये जो हमारा पूरा एक ग्रुप था उस वक़्त, जो कि हम कुछ-कुछ टीवी पे करते थे, लेकिन ऐसा करना चाहते थे कि जो कि घंटे भर की कहानी हो। तो उस घंटे भर की कहानी का जब प्लान किया गया, सोची गई, तो मैं भी सोच रहा था। हम लोग राजस्थान में शूटिंग करने के लिए गए थे और इसी मतलब बेस्ट सेलर के लिए शूटिंग करने गए थे वहां पर। जी। उस दौरान मैंने ये कहानी लिखी थी और ये कहानी लिखी थी मैंने कि इरफान इसको डायरेक्ट करेंगे। जी। तो उस वक्त उसके बाद जब हम लौट के आए, तब तिग्मांशु ने कहा कि मतलब कि उसको एक कहानी पे काम शूट करना है। ये बेस्ट सेलर के लिए उन्होंने बोला है, वो कहानियां ढूंढ रहे थे जी। और कहानी बहुत सारे राइटर्स ने कहानियां सुनाई। तब उन्होंने मुझसे भी कहा कि यार तूने भी तो एक कहानी लिखी है। मैंने कहा वो इरफान के पास है। बोला मंगवाना वहां से। तो फिर मैंने फोन किया, फिर वहां से कहानी तो पढ़ के सुनाया, तो सारे के सारे राइटर बोलते हैं इतनी खूबसूरत कहानी आपके सामने है, जी। तो क्यों नहीं इसी को करते हो। तब जाकर के हमने ये एसएल स्टूडियो में शूट किया और ये बहुत पसंद आई लोगों को। उस दौरान काफी सारी कहानियां शूट हुई थी, मतलब ना जी। वो बेस्ट सेलर। क्योंकि क्या होता था कि अगर हम सीरियल में काम करना नहीं चाह रहे, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हम चाहते हैं कि कुछ भी घंटे भर की एक अच्छी सी कहानी पे काम किया जाए। उस समय बहुत हो रहा था, उस समय स्टार बेस्ट सेलर भी चल रहा था, उस समय रिश्ते एक प्रोग्राम आया करता था, जी। उस समय सैटरडे सस्पेंस एक प्रोग्राम आया करता था। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां आती थी जो कि आर्टिस्टों के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, इन सब के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होती थी। मतलब उन सब की ख्वाहिश, उन सब की इच्छाएं एक जो सिनेमा नहीं कर पाते थे, जी। उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। जी। सर मैं तारीफ करना चाहूंगी, हम अक्सर देखते हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े अभिनेता को लोग देखते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपने कई फिल्मों में छोटे छोटे किरदार किए, चाहे बात करें पान सिंह तोमर में पत्रकार की या फिर जब वी मेट में ड्राइवर की भूमिका में। आपकी जो एक्टिंग है वो इतनी नेचुरल होती है कि आप दर्शकों तक आसानी से पहुंच जाते हैं, और यही कारण है कि आज भी जब ब्रजेंद्र काला का नाम आता है तब आपकी एक्टिंग कोई नहीं भूल सकता। सर मैं आपके कुछ किरदारों की बात करूंगी। जब वी मेट के मिथ्या का किरदार, सभी के चहेते बने आप अपने किरदार से। आपको लगा था कि ये किरदार इतना फेमस होगा? क्या होता है कि जब आप एक बड़ी फिल्म करते हैं ना, आई मीन कमर्शियल फिल्म करते हैं, और आज की तारीख में जब वी मेट, एक वक्त ऐसा था कि करीब करीब जिसको देखो वो बोलता था मैंने ये पिक्चर देखी, मैंने ये पिक्चर देखी। वो टीवी पे भी देखते थे, वो मोबाइल पे भी देखते थे। तो जब वी मेट जब से बनी है तब से इतनी बार केबल पे आती रहती है। जी। तो एक कमर्शियल फिल्म का इस तरह से चल जाना, और उसी के साथ साथ मतलब पहली बार करीना को भी बहुत अप्रिशिएट किया गया था इस तरीके से। जी। वो भी एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस के रूप में निखर के सामने आए। तो जैसे जैसे करके जितने किरदार थे वो भी बहुत फेमस हुए, जी। और साथ ही साथ ये पिक्चर इतनी चली, इतने लोगों ने देखी। मुझे लगता है करीब करीब हिंदुस्तान के बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने जब भी मेट देखी है। तो उनको नेचुरली मेरा ये किरदार पसंद आया, और सबको ध्यान में आ जाता है कि अरे हाँ, ये जैसे पीके है, पीके का किरदार अभी जी। आप एक कमर्शियल फिल्म कर लेते हैं तो वो डेफिनेटली मतलब बहुत सारे मास तक पहुंचती है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। ऐसे ही पीके है, पीके का जो वो जो मूर्तिकार वाला वो जो कैरेक्टर है, किरदार जी। मूर्ति बेचने वाला, जी। वो भी लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने देखा। सर जब वी मेट के किरदार की यदि बात करें तो आपको सफ़र भी तय करना था एज ए टैक्सी ड्राइवर का, और गाना भी गाना था। तो अचानक से वो हाँ। जो ख्याल गाने का आया वो कैसे आया? और 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, जब आपने गाना गाया तब पीछे से आवाज़ आती है कि बस करो, वो कैसे हुआ सर? वो मैं जानना चाहती हूँ। वो क्या है कि डायरेक्टर इम्तियाज अली जी। जैसे हर किरदार के साथ होता है, वो चाहे एक मतलब ऑफिस का चपरासी हो, वो एक पान वाला हो, वो चाहे एक चौकीदार हो, कोई भी हो, या एक टैक्सी ड्राइवर। तो हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में क्या बंधा हुआ है कि ये लोग हमेशा फोक सॉन्ग गाते हैं, जी। है ना, एक सोच होती है। तो इम्तियाज ने मुझसे कहा कि मतलब कि सर इसमें ये जा रहा है टैक्सी चलाता हुआ, और एक फोक सॉन्ग है, कोई भी जो भी आपको पसंद हो, आप तो मथुरा के हैं तो शायद आपको ब्रज का कोई गाना अगर आता हो तो प्लीज ये मतलब आप गा दीजिए इस तरीके से।
तो मैंने कहा हाँ आता तो है, जैसे मैं गा सकता हूँ कि भूसा बिका है मोल लाए दे लटकन, या कुछ भी इस तरीके से ना, दो दो जोगनी के बीच अकेलो खेला लामुरिया, कुछ भी करके मैं गा सकता हूँ इस तरह से। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि ये लॉन्ग रूट पे चलने वाला एक ड्राइवर है, इसके पास कैसेट प्लेयर है, ये रेडियो सामने लगा हुआ है, इससे पुराने गानों का शौकीन होगा, इसके पास कैसेटें लगी होंगी, गाने सुनता हुआ जाता होगा, है ना। अब हम उसमें गाना नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जब गुनगुनाएगा तो कोई भी ये पुराना गाना गुनगुना देगा। तो उन्होंने बोला जैसे कि क्या, मैंने कहा जैसे कुछ भी गा सकता है। अब वो एकदम ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि उस वक्त करीना भी थी, शाहिद भी, दोनों बैठे हुए थे, मैं भी कार में बैठा हुआ था, और मैं बोल रहा था कि मतलब कुछ भी गा सकते हैं, जैसे कि तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, बीती रातों में मस्ती तपती होंगी छाया हो, तुम क्या जानो तुम क्या। तो एक सन्नाटा सा आया, सबने एक दूसरे की शक्ल देखी, और करीना बोली वाह मजा आ जाएगा, और बस इम्तियाज बोला डन, और वो सफर तो पर इस तरह तय से हो गया। और फिर हाँ, बस यही वजह है कि आज लोग ब्रजेंद्र काला को पसंद करते हैं, यही रियल, क्योंकि आजकल की फिल्मों को हम देखें तो ज्यादातर एक्टर हम अक्सर ये फील करते हैं कि फेक एक्टिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन आप जैसे जो किरदार है वो लोगों के दिलों तक छाप छोड़ जाते हैं। सर बात करें हम फिल्म गुलाबो सिताबों की, तो उसमें भी आपने छोटा सा किरदार निभाया, लेकिन बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी के साथ आपने काम किया, कुछ एक्सपीरियंस उससे जुड़े, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब आप सेट पर थे तब अमिताभ बच्चन ने खुद आपकी एक्टिंग की, आपके किरदार की तारीफ की थी। नहीं, एक्चुअली मैंने तारीफ नहीं, क्या था कि मेरे लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली बात क्या थी, पहले दिन का शूट था, और जब हमने सीन परफॉर्म किया तो वो 3-4 टेक में ओके हो गया। उसके बाद सुधीर सरकार जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मूविंग ऑन, नई तैयारी करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैं जैसे ही वहां से निकलने लगा तो पीछे से आवाज आती है, अरे भाई सुनिए सर, भाई आपका तो एक अंदाज है, आपका तो एक तौर तरीका है, अगर जरा इस शॉट को एक बार जरा उस तरीके से कर दिया जाए तो मुझे लगता है मजा आ जाएगा। वाव सर। तो मैं सोच में पड़ गया कि मतलब कि ये मतलब इनको महारथी हैं ये इतने बड़े कला के, और इतना बड़ा आर्टिस्ट, इनको भी पता है कि मेरा अंदाज क्या है, मेरा लहजा क्या है। और फिर मैं सोचने लगा कि अभी जो मैंने परफॉर्म किया शायद वो डिफरेंट, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल डायरेक्टर के तरीके से किया, जो डायरेक्टर साहब ने कहा मैंने उसी को वैसा ही परफॉर्म किया। तो शायद इनको लग रहा है कि मैंने अपने अंदाज से नहीं किया, मैं थोड़ा सा वो पन नहीं आ पाया जिसके लिए जाना जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा सर ठीक है सर, मैंने देखा सुजीत का हाँ एक और कर लेते हैं। तो फिर मेरे को वो रिकलेक्ट करना पड़ा कि मैं करता कैसे हूँ। बिल्कुल सर, बात करें आपके किरदारों की तो आप हर किरदारों में जान डाल देते हैं सर, उसके लिए कोई तैयारी या फिर एक्चुअल में बस अचानक से निकल जाता है? हाँ नहीं, अचानक से नहीं, मतलब क्या होता है कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर जब करता हूँ तो ऐसा नहीं कि उसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस है या मैं उसके ऊपर बहुत डीपली, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही लापरवाह टाइप का एक्टर हूँ कि मुझे जो भी किरदार दिया जाता है मैं उसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं आता कि इसमें मुझे क्या करना है, कैसा करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि वो सोच जो है ना वो आपको हिला के रख देगी, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या है। जब आप ऑन द स्पॉट जाते हैं, डायरेक्टर से मिलते हैं, एक दो आप जो है कुछ बनाते हैं सीन को ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसमें मेरा मैनरिज्म ये रहेगा, या मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर। अदरवाइज क्या है ना कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में बहुत गिने चुने, मुझे शायद मेरी जनरल नॉलेज कमजोर होगी इस मामले में, मतलब इतना वर्सेटाइल कोई भी नहीं है कि कोई भी डिफरेंट तरीके से अपने किरदार निकाले। आप किसी भी एक्टर का कोई भी फिल्म उठा के देख लो, वो कहीं ना कहीं से मिलता जुलता आपको नजर आएगा, समझे। क्योंकि आप बाप के किरदार करोगे तो कितना बाप डिफरेंट कर लोगे आप, इस फिल्म में कुछ और, उस फिल्म में कुछ और, उसमें कुछ और, आप अपना गेटअप चेंज कर लोगे, आप अपनी बोलने की अदा थोड़ी सी चेंज कर लोगे, लेकिन ये तो पता ही है ना कि ये फला एक्टर है और ये फला किरदार निभा रहा है। जी सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, अक्सर हम देखते हैं कि जो चरित्र अभिनेता होते हैं वो फिल्मों का आधार स्तंभ होते हैं, फिर भी कुछ लोग कुछ ऐसे साइड एक्टर है जिन्हें अभी तक दौलत और शोहरत नहीं मिल पाई, लेकिन आपने वो करके दिखाया, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? नहीं क्या है ना, मैं क्या, मेरे साथ के जितने भी
साथी कलाकार है, जब हम लोग शुरू-शुरू में बॉम्बे में आए थे, तो स्टेप बाय स्टेप सबकी स्ट्रगल अपने-अपने तरीके से चल रही थी। हमारे साथ के चाहे वो इरफान हो, चाहे वो मनोज वाजपेयी हो, चाहे सौरभ शुक्ला हो, जो भी हो, सब अपने-अपने तरीके से लगे हुए थे, है ना? जो एकदम से निकलता चला गया, है ना? वो एक दूसरी पीक पे चढ़ता चला गया। जी। हम लोगों का जैसे स्टेप बाय स्टेप काम मिलता गया, लोगों के नजरों के सामने आने लगे, लोग मशहूर होने लगे, तो क्या होता है कि ये सब करत करत अभ्यास ही होता है। और आज ये है कि आज मैं छोटे-छोटे बढ़ता हुआ आगे बढ़ा हूँ। मैंने छोटे-छोटे किरदार निभाए हैं, उसके बाद फिर आगे कुछ बड़े किरदार भी किए हैं और आगे भी बहुत अच्छे-अच्छे किरदार कर रहा हूँ, है ना? पर क्या करूँ, कम वक़्त कोरोना आ गया अभी बीच में। अदरवाइज़ बहुत अच्छा-अच्छा काम अभी जो है सर आना बाकी इंतजार है हमें कि जल्द ही कोई मूवी में आप दिखें, लेकिन बात करें सर, चूंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ और पत्रकार की भूमिका आपने निभाई है, सर उससे जुड़ी कुछ हाँ, रोचक बातें। उससे जुड़ी रोचक बातें तो यही हैं कि मतलब कि जब मैं तिग्मांशु ने मुझको कास्ट किया और वो चाहते थे कि थोड़ा-सा फैटी प्लमिश उस तरह का कोई एक्टर हो। लेकिन फिर जब बात नहीं बनी तो मेरे को कॉल किया गया। उन्होंने पूछा भी मेरे से कि भाई तू आजकल कैसा है? तो मैंने कहा यार मैं ठीक हूँ, जैसा हूँ, मतलब क्या। अरे यार प्लीज़ थोड़ा-सा ना पेट-वेट बढ़ा ले, थोड़ी बियर-वियर पी, जी। तो जिससे कि पेट-वेट निकल आए, इस तरह का हो जाए। जी। तो वो चाहते थे कि मतलब पत्रकार अभी मोस्टली क्या होता है ना, स्मॉल टाउन में, मैं मथुरा में रहा हूँ, जी। हम जब थिएटर करते थे तो थिएटर करने के बाद क्या होता था कि देखा प्ले देखने के बाद एक ने बैठ के लिखा कि ये आज नाटक हुआ, इस नाटक में ये कलाकार थे, उसमें नीचे कार्बन कॉपी लगा के लिखते थे जी। और फिर वो आपस में कॉपियां बांटती जाती थी। उस पत्रकार ने लिखा, इस पत्रकार ने लिखा, तो वो एक ऐसी जगह से आया हुआ पत्रकार, इस तरह का मेरा किरदार था। लेकिन ये चाहता था कि पान सिंह का जिस दिन इंटरव्यू कर लेगा उस दिन ये एकदम चोटी पे होगा, है ना? जिस दिन भी छपेगा ये। तो वो जो एक डर, तो मैंने सोचा हुआ था, मैं टीवी पे देखता था कि किस तरह से चंदन लकड़ी का तस्कर आपके वीरप्पन के पास जब पत्रकार जाते थे तो उनकी आंखों में पट्टियां बांध दी जाती थी। जी। और जब वो वहां पहुंचता था, उनके साथ इंटरव्यू करते थे, इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो कहता था बस ये अब, तो उसने बोलता था वीरप्पन अब तो बस बढ़िया है ना, छप जाएगा ये, हाँ तुम्हारा नाम हो जाएगा, जी हाँ, तो ओके जाओ। तो एक बात कहीं उसके दिमाग में ये ख्याल चलता था कहीं ऐसा ना कहते वीरप्पन कि तुम तो यही रखो, हमारे लिए इंटरव्यू करते रहना, आगे भी तुम्हारी जी। ये कॉपी हम भिजवाए थे। जी। सर तो वजन कैसे वो बढ़ा फिर, या फिर नहीं बढ़ा? नहीं वजन नहीं बढ़ा, लेकिन मैं, आप जब आपने देखा होगा जी। तो फील कराता है वो अपने आप में कि जी। उसका जो शरीर जो है वो बेडौल है, जी। वो उठने बैठने में उसको तकलीफ हो रही है। तो बोलता है ना पान सिंह कि चलो ठीक है तुम बैठे रहो, कल से तुम दौड़ करोगे, बोलो हाँ, तो बोलो हाँ दौड़ूंगा, कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इतने दौड़ोगे, जी हाँ। तो वो इसीलिए कि मतलब कि थोड़ा सा वो आलसी और उस तरह का ना कि उसको पान सिंह तक उठकर जाने में तकलीफ हो रही है, तो कहता ठीक है यार तू बैठा रहे वहीं पे। जी। सर समय बहुत कम है, आगे आने वाली कोई फिल्में, क्योंकि दर्शक बिल्कुल अभी कोरोना काल चूंकि चल रहा है और फिर से दर्शक चाहते हैं कि बजेंद्र काला जल्द ही कोई फिल्मों में दिखे, क्योंकि किरदार तो आपके वाकई काबिले तारीफ होते हैं। अभी जो एंटरटेनिंग किरदार है वो है बंटी बबली 2 जी। पार्ट 2, वो आ रही है। उसके बाद ये है शेरनी है विद्या बालन की, जी। अमित मसूर का कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छा किरदार है। उसमें एक चटपटा सा किरदार, छोटा सा 83 फिल्म आ रही है जी। रणवीर सिंह वाली, जी। उसमें है सर्कस रणवीर सिंह वाली, उसमें भी है, छोटे छोटे किरदार है दोनों, लेकिन वो बहुत एंटरटेनिंग है। जी। तो इस तरह से बहुत सारा काम है जो कि चल रहा है। अभी एक रिक्शा एक सीरीज आई है मेरी, जी। जो कि वॉली फेम पे आती है ना, वो की है। बाकी और भी 2-3-5 एक पिक्चर है जो कि इसमें है, आपके हॉटस्टार पे है। जी। एक तो है बिल्कुल आपकी दोनों ही फिल्मों का मैं इंतजार रहेगा, लेकिन जाते जाते अगर ब्रजेंद्र काला आज अगर स्वदेश से जुड़े हैं तो कुछ डायलॉग चटपटे जो दर्शक सुनना चाहेंगे बिल्कुल आपको लाइव, क्योंकि हम स्क्रीन पर देखते हैं, पर्दे पर देखते हैं, जब आप लाइव दर्शकों के सामने हैं तो बिल्कुल कुछ ऐसे डायलॉग चटपटे जो आपको अभी याद आ रहे हो। देखो क्या है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं कि मैं ऐसा वाला एक्टर नहीं हूं जिसके डायलॉग ऐसे फेमस हुए हो कि जिनको सुनना चाहे दर्शक। सर बिल्कुल, मैं तो सुनना चाहूंगी, हमारे तमाम दर्शक, जब आज डिमांड हुई तभी ब्रजेंद्र काला यहाँ पर हैं, स्वदेश पर डिमांड हुई तभी सर आप यहाँ पर हैं। नहीं बिल्कुल यहाँ पर है, लेकिन वो बात अलग है, लेकिन वो परफॉर्मेंस, वो किरदार, क्योंकि चक्कर क्या है, नेचुरल परफॉर्मर जिसे कहते हैं, मैं डेफिनेटली उन्हीं में से हूँ कि मेरे को
ये मानना है कि कैमरे के सामने मैं आऊंगा तो मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, अपने किरदार को जीऊंगा, जी। मैं जैसे हूं उस तरह से ही परफॉर्म करूंगा। लेकिन ये जो डायलॉग है ना, मेरे को खुद ही याद नहीं है कि मेरा कौन सा डायलॉग। आप बोलते जाओ तो मैं मतलब बोलता भी जाऊं, अदरवाइज मुझे मुझे मतलब कायदे कायदे से ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि कोई भी किरदार मेरा इस तरह का सर वो कि नमक जिसके वाला डायलॉग्स में डायलॉग, नमक वाला डायलॉग मुझे याद है। नमक। तेरा नमक खाया है, शायद वो आप ही का डायलॉग है। हाँ हाँ वो सो सॉरी मतलब मैं चलिए कसम से मतलब मेरे को, हाँ चलिए बिल्कुल सर, है सर जी। जाते जाते स्वदेश के माध्यम से क्या कुछ संदेश इस कोरोना पैंडेमिक समय में आप देना चाहेंगे? मैं इस कोरोना काल ने, मैंने पहले भी बोल चुका, अभी बोला कि जो अपना पिछले बार जो कोरोना था जी। वो ट्रेलर था, ये कोरोना जो है एक फिल्म है, बहुत कड़वी फिल्म है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी इसे ना देखे, है ना, इसके इर्द गिर्द ना पहुंचे, क्योंकि मेरे बहुत जानने वाले, मेरे करीबी आसपास से इतने लोग चले गए हैं कि मैं खुद मतलब बहुत ही डरा सहमा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश जिन हालातों से गुजर रहा है, कृपया करके अब मतलब जो चले गए बेचारे, इस दुनिया से चले गए या जो अभी अस्पताल में चले गए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सकुशल घर वापस आ जाएं, और हम अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें कि हम फालतू में घर से बाहर ना निकलें। वो मास्क, वो सैनिटाइजर, वो जी। दूरी हमको मतलब पता नहीं किस क्षण कहाँ से भी अटैक कर दे। तो जी। मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने घरों में बैठ करके रक्षा करें अपनी, अपने परिवार की, प्लीज। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। तो ये है ब्रजेंद्र काला, जिन्होंने अपने छोटे छोटे किरदारों से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। और आज सिर्फ यही कहा जाता है कि जो चरित्र अभिनेता होते हैं वो बहुत कम जगह बना पाते हैं, लेकिन ब्रजेंद्र काला एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने चरित्र अभिनेता के रूप में कई किरदार निभाए और आज दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। तो फिलहाल सितारों की बातों में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।